नमस्कार। राष्ट्रीय जागरण अभियान प्रेरित साप्ताहिक विचार समाचार पत्रिका ब्रह्मनाद में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस विचार समाचार पत्रिका ब्रह्मनाद में हम हर सप्ताह आपके साथ राष्ट्र के प्रश्नों और समाचारों पर बातचीत करते हैं और अपने विचार रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है। न हमें कोई दंगल मचाना है, राजकीय या सामाजिक। न हमें ऐसे खबरों से अपने को चमकाना है जिसका कोई अर्थ ही न हो, बल्कि हमारा प्रयत्न गंभीर है। हम राष्ट्रीय जागरण हेतु एक स्वैच्छिक अभियान चला रहे हैं। अगर आपको योग्य लगे तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस महाअभियान में आपका सहयोग हमें बहुत बल देगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और परिजनों के बीच बांटें और अपने विचारों से भी हमें अवगत करें। राष्ट्रीय जागरण अभियान के साथ आप जुड़ें। भारत के निर्माण में यह आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के अंक में हम क्या क्या बातें करने जा रहे हैं, जरा उनकी हेडलाइंस देखें देश देशांतर में। दोस्तों, देश देशांतर में आपका स्वागत है। दोस्तों, विपक्ष की आक्रामक होती जाती राजनीति भारत को और भारतीय लोकतंत्र को किस दिशा में ले जाएगी, इसके बारे में आज हम थोड़े से विचार रखेंगे। देखेंगे सोशल मीडिया पर हमारे जैसे ही मकसद रखने वाले बुद्धिजीवी और राष्ट्रप्रेमी लोग क्या बात कर रहे हैं। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत के विरुद्ध एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है। ऐसी बातें देश में आजकल हो रही है। हम उसके बारे में भी थोड़ी पड़ताल करेंगे। नीतीश लालू के हाथ से फिसलता बिहार की अगर जो बात न करें तो ये बात अधूरी रह जाएगी। थोड़े से उनके बारे में भी हम ख्याल देखेंगे। पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी हाल जानेंगे और पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है और खास करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में हमारे आज के मेहमान है डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। उसके साथ बातचीत करेंगे और उसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, तो अब चलते हैं विषय विचार विस्तार में। नमस्कार दोस्तों, विषय विचार विस्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के अंक में जाने से पहले हम यहाँ इस दुखद घटना को याद करके अब जो हतभागी बने हैं लोग उसका दुख बांटेंगे और हमारी श्रद्धांजलि देंगे।
जैसा कि हमने पिछले दिनों से देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि तुर्की और सीरिया में बहुत बड़ा धरतीकंप हो गया है। उस धरतीकंप में अब तक जो हमें अंक मिले हैं सारे 25,000 से ज़्यादा लोग उसमें अपना जीवन दे चुके हैं और लाखों जो हैं वो घर टूट गए हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। खाने पीने की तंगी है, दवाइयों की तंगी है। ऐसे में भारत ने अपना राष्ट्र धर्म निभाया है, पड़ोसी धर्म निभाया है और मानवता धर्म भी निभाया है। मिशन दोस्ती के नाम से भारत ने बहुत बड़ी मदद तुर्की और सीरिया को दी है। हमें लगता है हमें देनी चाहिए। ये मानवता का बहुत बड़ा काम है और कोई भी विपत्ता आती है मानवता पर तो उसमें सारे मनुष्यों और सारी सरकारों को एकजुट बन के मानवता के नाम पर सबको सहायता देनी चाहिए। दोस्तों, ब्रह्मनाथ की ओर से हम इसमें अपनी जान खो चुके और जो उसके परिवार है उनको सांत्वना देते हैं और जो जान खो चुके हैं उनको अपनी नम्र श्रद्धांजलि देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ऐसी विपदा पृथ्वी पर कभी ना आए और सभी लोग सुखी और आबाद रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं, पहली बात करेंगे भारतीय विपक्ष में, खास करके विपक्ष का मुखर रूप है कांग्रेस, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी की बात ही करेंगे क्योंकि वो एक तरह से बहुत सालों से देश में शासन कर रही है और सारे देश में उसका नेटवर्क है। एक समय उसकी कुछ फिलसफी भी थी, आजकल उसकी फिलसफी में बहुत ही दरारें पड़ गई है। 10 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर है तो जाहिर है उसकी निराशा उस पार्टी के संगठन में या नेताओं में छलकेगी। लगता है कांग्रेस अब आम आदमी की पार्टी नहीं रही बल्कि कॉरपोरेट यूथ का एक भाग बन गई है। कभी कभी लगता है कि वो कॉरपोरेट की बात बहुत ज्यादा करते हैं और वो इस कदर करते हैं कि कभी संसद में वो मांग करते थे कि महंगाई पर चर्चा हो, बेरोजगारी पर चर्चा हो, लेकिन जब चर्चा का समय आया तो हमने देखा कि वो अडानी करने लगे। अडानी का विरोध करके वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं ये भी उनको बताना चाहिए और अगर वो नहीं बताते तो भारत की जनता को समझना चाहिए कि शायद वो किसी कॉरपोरेट के बारे में ही बताना चाहते हैं कि अडानी को मत दो, इन्हें दो, हमारे कमीशन से हो। दोस्तों, राजनीतिक पार्टियों के साथ औद्योगिक घरानों की सांठगांठ होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन भारत जब विकास में अपनी एक बहुत बड़ी तेज गति से चाल चल रहा है तब उसको नुकसान पहुंचाना ये राष्ट्र प्रेम का कार्य नहीं है, ये देशद्रोह का काम है। दोस्तों, हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर जा रहे हैं। ऐसे में अगर हमारे अर्थतंत्र को तोड़ने की कोई बात करे, ऐसे में अगर कोई हमारे कंपनियों को तोड़ने की बात करे, अगर ये ड्रोन अडानी वाले नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? क्या हम विदेश वालों को देंगे? सेना के जो हमारे साधन हम अपने बना रहे हैं वो अगर हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारे औद्योगिक घराने नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? विदेश में हम किसी को दें? इस बात का उनको जवाब देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बातें हो गई अपने में खत्म। नफरत और बात करने वाले, प्यार की दुकान वाले
सब मुद्दे सब भूल गए और जब मौका मिला तो एक ही चिल्लाहट, अदानी अदानी। जैसे चौकीदार चोर है या राफेल के बारे में हुआ था, ऐसे ही ये शस्त्र फेल हो जाएगा, क्योंकि जनता देख रही है, जनता सोच रही है और जनता समझ भी रही है। दोस्तों, देखिए संसद में किस अंदाज से राहुल जी इस मुद्दे पर बोले। दिखाते हैं एक आपको छोटा सा वीडियो। प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को सर, इसका भी डॉक्यूमेंट जरूरी है क्या, बताओ। मोदी जी आपका सरकार के पास है। सदीर प्लीज। उसके बाद मैं उदाहरण दे रहा हूं, पूरी दुनिया में मोदी जी जाते हैं, घूमते हैं, तो मैं बता देता हूं क्या होता है वहां पे। बांग्लादेश में गए, हाँ काम पे ही जा रहे हैं, वही तो बोल रहा हूं, काम पे जा रहे हैं। बांग्लादेश जाते हैं, मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में। वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन कर देता है। 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी। चलिए वहां से श्रीलंका चलते हैं। जून 2022 में Chairman of Sri Lanka's Ceylon Electricity Board, MMC Fernando, informed a parliamentary committee in Sri Lanka in open hearing that he was told by President Rajapaksa that PM Modi pressured him to give the wind power project directly to Mr. Adani. मतलब श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि उन्होंने राजापाक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अदानी जी को देना है। तो ये रही आपकी फॉरेन पॉलिसी। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। अब छोटा सा बजट के बारे में बता देता हूं। 2022 में अदानी जी अनाउंस करते हैं कि वो $50 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। और इस बजट में बीजेपी की सरकार निर्मला सीतारमण जी कहती हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बहुत ह्यूज इंसेंटिव्स देंगे। 19,700 करोड़ रुपए हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए देंगे, मतलब अदानी जी को देंगे। बजट में अदानी जी के लिए 50 नए एयरपोर्ट। दोस्तों, राहुल जी के इस बयान पर जब प्रत्युत्तर देने की बात आई तो समग्र मुद्दों पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कैसी अपनी बेबाक राय रखी और सरकार किस मार्ग पर चल रही है कैसे बताया। महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण पर जो आभार दरखास्त थी उन पर बोलते हुए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा और राहुल जी को कैसे जवाब मिला, या कांग्रेस को कैसे जवाब मिला, या विपक्ष को, या उन लोगों को जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, वंशवाद की राजनीति करते हैं और इस देश में सालों से भ्रष्टाचार जो पनप रहा है उसकी अगुवाई कर रहे हैं, कॉरपोरेटों के पक्ष में रहते हैं, किसको गिराना किसको आगे ले जाना। तो ये जनता की इच्छाओं से जो परे हैं उन पक्षों को और उन नेताओं को जवाब था। जरा सुनिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कैसा सटीक जवाब दिया। एक छोटा सा वीडियो। आदरणीय अध्यक्ष जी, सदन में हंसी मजाक, टीका टिप्पणी, नोक जोक
ये तो होता रहता है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आज राष्ट्र के रूप में गौरवपूर्ण अवसर हमारे सामने खड़े हैं। गौरव के क्षण हम जी रहे हैं। राष्ट्रपति जी के पूरे भाषण में जो बातें हैं वो 140 करोड़ देशवासियों के सेलिब्रेशन का अवसर है। देश ने सेलिब्रेट किया है। माननीय अध्यक्ष जी, 100 साल में आई हुई ये भयंकर बीमारी, महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति, बटा हुआ विश्व, इस स्थिति में भी, इस संकट के माहौल में भी देश को जिस प्रकार से संभाला गया है, देश जिस प्रकार से संभला है, इससे पूरा देश आत्मविश्वास से भर रहा है, गौरव से भर रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चुनौतियों के बिना जीवन नहीं होता है। चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन चुनौतियों से ज्यादा सामर्थ्यवान है 140 करोड़ देशवासियों का जज्बा। 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य चुनौतियों से भी ज्यादा मजबूत है, बड़ा है और सामर्थ्य से भरा हुआ है। इतनी बड़ी भयंकर महामारी, बटा हुआ विश्व, युद्ध के कारण हो रहे विनाश, अनेकों देशों में अस्थिरता का माहौल है। कई देशों में भीषण महंगाई है, बेरोजगारी, खाने पीने का संकट, और हमारे अड़ोस पड़ोस में भी जिस प्रकार से हालत बने हुई है, ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी, कौन हिंदुस्तानी इस बात पे गर्व नहीं करेगा कि ऐसे समय में भी देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर के पॉजिटिविटी है, एक आशा है, भरोसा है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये भी खुशी की बात है कि आज भारत को विश्व के समृद्ध देश ऐसे G20 समूह की अध्यक्षता का अवसर भी मिला। ये देश के लिए गर्व की बात है। ये देश के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की बात है। लेकिन मुझे लगता है, पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन अभी लग रहा है शायद इससे भी कुछ लोगों को दुख हो रहा है। 140 करोड़ देशवासियों में किसी को दुख नहीं हो सकता है। वो आत्मनिरीक्षण करे, वो कौन लोग हैं जिसको इसका भी दुख हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज दुनिया की हर विश्वसनीय संस्था, सारे एक्सपर्ट्स जो वैश्विक प्रवाहों को बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं, जो भविष्य का अच्छे से अनुमान भी लगा सकते हैं, उन सबको आज भारत के प्रति
बहुत आशा है, विश्वास है और बहुत एक मात्रा में उमंग भी है। और आखिर ये सब क्यों? ऐसे ही तो नहीं है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ इस प्रकार से बड़ी आशा की नजरों से क्यों देख रही है? इसके पीछे कारण है। इसका उत्तर छिपा है भारत में आई स्थिरता में, भारत की वैश्विक साख में, भारत के बढ़ते सामर्थ्य में। तो दोस्तों, आपने दोनों वीडियो देखे। देखिए, इस बातों को गहराई से समझने की जरूरत है। इससे राष्ट्र का निर्माण होता है। या तो राष्ट्र को सही दिशा में ले जाने की हमें सूझ मिलती है, या राष्ट्र को उलझा देने के लिए हम भ्रमित हो जाते हैं। दोस्तों, भारत को इस वक्त हम सबकी सूझबूझ की जरूरत है। अब हमें समय गंवाना नहीं है। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और हमें उससे भी आगे निकलना है। देखिए दोस्तों, थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाते हैं। जब अंग्रेज यहां से गए तो आजादी से पहले ही एंटरिम सरकार जो बनाई, उसमें पंडित नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया। पहले चुनाव तो बहुत बाद में हुए, कॉन्स्टिट्यूशन भी बाद में आया। पहले पंडित नेहरू की सरकार बन चुकी थी। उसके बाद विभाजन हो गया। विभाजन के बाद दूसरा भारत को बहुत बड़ा धक्का लगा। कश्मीर का मामला उलझा दिया गया। थोड़ा सा आगे बढ़े तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगने लगे और फिर चीन ने क्या किया वो हम सब ने देखा। 1962 में चीन ने भारत पर बहुत बड़ा आक्रमण कर दिया और हमारा बहुत बड़ा प्रदेश जो है आज भी उनके कब्जे में है। दोस्तों, इन प्रदेशों को तो हम कभी छुड़ा नहीं पाए अभी तक, लेकिन अब हम चीन को टक्कर दे रहे हैं, आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। सरहदों पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ता जाता है, सड़कें भी बढ़ती जाती हैं, आधुनिक हथियार भी हमारे पास है और बहुत मुमकिन है कि गिरता हुआ चीन जो है कभी ये प्रदेश अपने आप ही खाली कर दें। दोस्तों, लोकतंत्र में नेतृत्व बहुत बड़ी शक्ति होती है और वो नेतृत्व अगर कमिटेड हो, प्रतिबद्ध हो और विचारों में क्लियर हो, स्पष्ट हो, तभी देश आगे बढ़ सकता है। खुद की महत्वाकांक्षा नेतृत्व में नहीं रहनी चाहिए। खुद को महान बनाना है, खुद के नाम से बहुत योजनाएं चलानी है, अपने वंश को आगे बढ़ाना है, ये सब बीमारी की सोच है और कोई भी राष्ट्र ऐसी सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, जब ऐसी सारी चीजें बनी तो देश में भ्रष्टाचार, आर्थिक सामाजिक अपराध बढ़ते गए, जन आंदोलन बढ़ते गए। ये मैं कांग्रेस की उस समय की बात करते हैं जब कांग्रेस की सरकार थी, तब ऐसी सारी चीजें होने लगी। संयुक्त विधायक दलों की सरकार के लिए माहौल तैयार हो गया। जन आंदोलन का जो अभ्यास कर रहे हैं ऐसे तज्ञ और बुद्धिजीवियों का कहना है कि भारत देश में स्वातंत्र्य हिलचाल दरमियान जितनी मौतें हुई थी, जितने लोग स्वातंत्र्य वीर शहीद हुए थे, उससे कहीं ज्यादा स्वराज के लिए लड़ने वाले हमारे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे श्रमजीवी हो, चाहे आदिवासी हो, ऐसे बहुत सारे भारत में आंदोलन हुए और इन आंदोलन के चलते चलते सरकार ने, चाहे वो संत के आंदोलन हो, गौ हिंसा पर प्रतिबंध के लिए दिल्ली में संतों पर जो गोलीबार हो गया था,
आचार्य करिपात्र जी उस नेतृत्व कर रहे थे। याद कीजिए आप, आदिवासियों को मार दिया गया। तो ये सारा कुछ कांग्रेस राज में हुआ और जन आंदोलनों को कुचला गया। फर्नांडिस लेफ्ट जैसे तेलंगाना में सबसे पहले किसान आंदोलन हुआ था, उसको भी कुचला दिया गया। कई सरकारों को राष्ट्रपति शासन के माध्यम से जब चुनाव में कांग्रेस हार गई तो उन सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि वो विपरीत सरकार थी, उनकी सोच से विपरीत थी। तो ऐसे लोकतंत्र में चलता नहीं, लेकिन हुआ। तो ये बैकग्राउंड हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं या कह रहे हैं कि भारत को कमजोर रखने की ये सारी साजिशें हुई। नेतृत्व तो वहां पर जाने अनजाने में विफल हो गया। दोस्तों, भारत की तेजी से हो रहे आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक विकास और सैन्य शक्ति में उभरता हुआ विकास आजकल सबकी आंखों में खटक रहा है। देश के अंदर भी उसके शत्रु है, बाहर भी है, और अंदर के शत्रु बाहर के शत्रु से मिलकर भारत की साख को गिराना चाहते हैं, भारत का आर्थिक विकास रोकना चाहते हैं, भारत के जनतंत्र में हो रहे विकास में भी रुकावट डालना चाहते हैं, भ्रमित करना चाहते हैं, और राष्ट्र में एक ऐसा नेतृत्व वापस ले आना चाहते हैं जिनके कारण हमने जो आपको कही ऐसी सारी घटनाएं बनी और भारत लोकतंत्र होते हुए भी बहुत पीछे रह गया था। दोस्तों, कई ऐसे दोस्त हैं जो देश के इस प्रश्नों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। अपने ज्ञान से भी वो उसमें बहुत सारी बातें स्पष्ट ढंग से देश के जनता के समक्ष देते हैं, कहते हैं। आज की जो परिस्थिति है उन पर हमने आज आपके लिए थोड़े से ऐसे मित्रों के वीडियोस दिखाने जा रहे हैं। आप पहले वो वीडियो देखें, फिर हम आगे की बात करेंगे। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया है कि हम 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में अगली पीढ़ी को सौंप करके जाएंगे, तब से आप देख रहे होंगे कि देश के भीतर भी और देश के बाहर भी जो भारत विरोधी या कहें कि मोदी विरोधी जमात है, पूरी लॉबी है, वो सक्रिय हो गई है। और जो भारत के आत्मनिर्भरता के तरफ बढ़ते हुए कदमों को लेकर के भी बेचैन हैं, क्योंकि उनको लगता है, और कुछ लोग ही नहीं, मतलब जो बाहर की ताकतें हैं, जो भारत को केवल एक मार्केट के, बाजार के, एक संभावनाओं के द्वार के तौर पर देखते रहे हैं, अवसर के तौर पर देखते रहे हैं, उनके पेट में भी मरोड़ उठनी शुरू हो चुकी है। और कुछ कुछ ऐसी चीजें लगातार अब चल रही हैं, अतीत में भी हालांकि चली हैं, और वो सारी बेसलेस साबित हुई हैं। चाहे पेगासस हो या दूसरे शगुफे हों, बाद में जब उन पर सुनवाई हुई, उनकी जांच पड़ताल हुई, तो वो पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा वाली बात जो है निकल करके सामने आई। अभी एक नया मामला जो है उछाला गया, और ये नया मामला क्या है? एक अमेरिका की रिसर्च कंपनी है हिंडनबर्ग, उसने, और जो कुख्यात है इन चीजों के लिए, और जिसके खिलाफ अमेरिका में जांच भी चल रही है, कि वो अलग अलग बड़ी कंपनियों के खिलाफ कुछ रिसर्च का दावा करते हुए घोषणाएं करती है, कुछ बातें करती हैं, और फिर उन कंपनियों के जब शेयर डूबने लगते हैं तो उसका फायदा उठाती है। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके से इस प्रकरण को लेकर के विपक्ष की और कुछ मोदी विरोधियों की बाँछें खिली हुई हैं, और इसको भी वो एक अवसर की तरह, राजनीतिक अवसर की तरह देख रहे हैं, पार्लियामेंट को फिर से बाधित कर रहे हैं,
जब भी पार्लियामेंट के सेशन होते हैं तब इस तरह की सिचुएशन क्यों पैदा की जाती है, ये अपने आप में एक जांच का विषय है। ये जो साजिश है, ये भारत के खिलाफ साजिश है, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं परत बाय परत एक एक करके आपको कुछ आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा, आपके दर्शकों के सामने सब समझ जी। जाएंगे। सबसे पहले देखिए, जब हमने 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बन गए यूके को पीछे छोड़ के, वो भी $300 बिलियन से, और अगर आप बाकियों का इकोनॉमिक आउटलुक देखें, यूएस का 1.4, जापान का 1.2, चाइना का 2.3 और जर्मनी का -0.1 और यूके का -0.3। मैं अपने आगे पीछे की 5-6 इकोनॉमी को कंपेयर कर रहा हूँ। भारत उभरता हुआ सितारा, इंडिया इज द आइलैंड ऑफ होप। देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ डेकेड ऑफ इंडिया, इज गोइंग टू बी सेंचुरी ऑफ इंडिया। आईएमएफ कह चुका है हम 6 से 8% पे बढ़ेंगे, ये भी तथ्य सामने आ चुके हैं। 2045 तक हमारी इकोनॉमी होगी 25.8 ट्रिलियन। चौधरी साहब, अभी हम 3.4 3.5 की बात कर रहे हैं। केवल आने वाले 22 सालों में विल बी 25.8 ट्रिलियन डॉलर ये इकोनॉमी। ये BNY ने नंबर दिया है, ये मेरा कोई आंकलन नहीं है। अब जब आप इतनी चीजें बढ़ोगे तो आप में आपके जो दुश्मन है हर तरफ से आएंगे, टूल किटों से वार होगा, टूल किट पूरी यूज की जाएगी किसी भी तरह से भारत को रोकना। अब ये भारत के कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं, कुछ नेशनलिस्ट हैं, जिनमें अदानी जी को मानता हूँ, जिनमें अंबानी जी को मानता हूँ। हर कोई भारतीय जो भारत के लिए काम करता है, अपनी दाल रोटी भी कमाता, भारत के लिए भी काम करता। आप भी नेशनलिस्ट हो, मैं भी नेशनलिस्ट हूँ। अब इन नेशनलिस्ट को रोकने के लिए पूरी कोशिश की जाए, और भारत को अगर रोकना, अगर 25.8 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने से रोकना है तो हमला हर एक पे होगा। मैंने आपके शो पे लास्ट टाइम बोला था, महाभारत के 18 अध्याय हैं, और चौधरी साहब 18 महीने हैं हमारे इलेक्शन में। आप देखिएगा हर महीने कुछ ना कुछ कांड होगा, कोई ना कोई कांड होगा। आप देखिए लास्ट महीने का कांड सामने आ गया। मोदी जी ने कहा था गुजरात विन के टाइम पे कि भाई आरोप लगने वाले हैं, भयंकर से भयंकर आरोप लगेंगे, जुल्म होगा, जुल्म बढ़ने वाला, हमें तैयार होने की जरूरत है। और यहाँ राहुल गांधी जी ने कहा था मार्च केरोसिन हर जगह छिड़का पड़ा, सिर्फ माचिस की तिल्ली की जरूरत है। दोनों स्टेटमेंटों को जोड़िए, मोदी जी के स्टेटमेंट को और राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को, आपको आपके सामने जो घटनाक्रम है शाइने की तरह साफ हो जाता है। आपने सवाल पूछा कि ये टूल किट क्या है। मतलब भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2023 का जो साल है 2023, ये कंप्लीट ईयर इज अ टूल किट। अभी 2024 का जब तक चुनाव नहीं आएगा पास में, तब तक हर महीने नहीं हर हफ्ते कुछ ना कुछ फेक न्यूज, कुछ ना कुछ एक प्रोपेगेंडा, कुछ ना कुछ ऐसे कंट्रोवर्सीज खड़ी की जाएंगे। कोई ना कोई हिंदूवादी या कह लो कोई संत समाज से, या फिर कोई पूंजीपति, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के काम आ रहा है, उस पे एकदम से मीडिया की स्पॉटलाइट डाली जाएगी और उसको मार्क किया जाएगा। जैसे होता है ना कि एक नारा दे दिया जाता है, वो मार्क हो जाता है। दर्शक समझ गए होंगे। आजकल यूट्यूब पे भी कहना अपराध हो गया है कि वो नारे का नाम हम ले दें तो वो मार्क हो जाता है। तो लेफ्ट वालों ने शायद लगता है ये टेक्नोलॉजी वहीं से सीखी है 1400 साल पहले की, कि ये मार्क कर लेते हैं। जैसे अब शुरुआत आप देखिए बागेश्वर बाबा से करी, जो बागेश्वर धाम वाले बाबा से करी, और वो ऐसे टाइम पे करी जब पठान मूवी का बॉयकॉट एकदम चरम पर चल रहा था। तो मीडिया से पठान का बॉयकॉट गायब हो गया, बागेश्वर धाम पे न्यूज आ गई, जिसको देखो कैमरा लेके माइक लेके बागेश्वर धाम पहुंच गया, उलूल जुलूल सवालों की बौछार कर दी। इससे पहले कि संत समाज को समझ पाए, इन सब ने वो एजेंडा खेल लिया। और संत समाज भी सभी को अब तो बिल्कुल पर्दे की तरह एकदम साफ साफ हो गया है कि संत समाज भी पूरी तरह से एक पेज पे नहीं है। जैसे कि हमने कुछ संतों को देखा है कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ही अपनी राय देना शुरू कर दी, बजाय इसके कि एक संत पे जब हमला होता है तो सारे संत समाज को एकजुट होना चाहिए। तो वो कमजोरी भी सामने आ गई। और उससे उसी पहले बीच में रामचरितमानस, हाँ, रामचरितमानस तो बाद में है। अभी आप जरा क्रोनोलॉजी समझो, क्रोनोलॉजी वाइज चलते हैं। फिर उसके बाद फिर मीडिया का फेवरेट टॉपिक, जैसे ही यहाँ से बाहर निकले और पठान रिलीज हो गई, तो इन्होंने एक फिल्म और रिलीज करी। उस फिल्म का नाम था मोदी की डॉक्यूमेंट्री। अब भाई मेरे को ये समझ में नहीं आता कि उस घटना को 20 साल 22 साल हो गए, इतने साल हो गए, इतने साल बाद भी वही एकदम चूर्ण तैयार करके रखा हुआ फिर से रिलीज करना। पता है कि अभी के समय में वो चीज नहीं चलेगी, मगर क्यों लॉन्च किया? इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी।
जब से जयशंकर जी ने बाहर जाके यूरोप को, यूएस को, खासकर पूरे के पूरे इंटायर वेस्ट को जब से खड़की लगाना शुरू करी है, तब से इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि भैया मनमोहन सिंह का टाइम तो बड़ा अच्छा था। चुपचाप भारत वाले आते थे, चुपचाप हलवा पूड़ी खा के निकल लेते थे। यहाँ तो अगला बंदा हलवा पूड़ी भी खा रहा है और अपनी मर्जी से 4 जूते भी लगा के जा रहा है। मतलब वेस्ट को तो लग रहा है कि यार हमारे तो अच्छे खासे लेने देने पड़ गए, हमें प्याज भी खाने और जूते भी खाने। तो एक ये फैक्टर हो गया। यूक्रेन में जो भारत की इंडिपेंडेंट पोजीशन है वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आई है, इससे पहले कि कोई एक्शन लेती। उसी बीच में एक ऐसा पूंजीपति जिसने कभी मीडिया में कोई बयान नहीं दिया हो, कोई इंटरव्यू नहीं आया हो, अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स या फिर कोई इकोनॉमी वाले चैनल ने कभी भी गलती से ले ली हो, 1-2 क्लिप तो नजर आ जाएगी यूट्यूब पे। मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी भी उस इंसान का इंटरव्यू नहीं लिया। मेरा सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया, भारत की मेन स्ट्रीम, अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया से है कि तुम लोगों को क्या कोई रिमोट कंट्रोल पे चलाता है या कोई अलार्म लगा के रखते हो कि ऐसे टाइम पे तुमने अडानी का इंटरव्यू लिया? रजत शर्मा जी एकदम साफ सुथरे, उन्होंने इंटरव्यू लिया और ऐसा उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करी कि ये एक विक्टिम है। तो ये सारे इवेंट्स को अगर आप एक साथ देखें और फिर अडानी पे जो हिट जॉब हुआ, एकदम से उसके शेयर गिराए गए। पहले तो मीडिया में उसको स्पॉटलाइट दे दी। जो ऑटो रिक्शे वाला भी बंदा है, जो ऑटो चलाने वाला बंदा, रेस्टोरेंट पे काम करने वाला बंदा, वो भी यूट्यूब पे अडानी को जान गया कि भैया अच्छा ऐसा होता है अडानी। उसको दिख गया अडानी क्या होता है। अभी तक सुनता आ रहा था अडानी 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 अडानी, अब दिख गया अडानी कौन है। अब दिख गया तो बस दिख गया तो मार्कआउट हो गया। और अब उसके ऊपर ऐसी झूठी रिपोर्ट चलाना, जो हाइडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, हाइडनबर्ग का मैं आपके दर्शकों को बता दूं, थोड़ा सा जनरल नॉलेज बढ़ा दूं, ये पहला केस नहीं है, ऐसे वो 6 इंस्टेंसेस कर चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दोस्तों आपने देखा कि देश के जो लोकतांत्रिक बुद्धिजीवी हैं या राष्ट्रभक्त बुद्धिजीवी हैं, वो कितनी सटीकता से इस देश की बात रख रहे हैं। अब चलते हैं नीतीश लालू का प्रदेश जो है बिहार। तो बिहार में जो सुशासन बाबू थे, उन्हें तो यू टर्न ले लिया, फिर से जंगल राज जिनको कहा था वो लालू जी के साथ वो हो गए। लेकिन बिहार में कैसे जमीन उनके पैरों के नीचे से निकल रही है, ये हम आपको वीडियो से दिखाते हैं। बिहार के बारे में हमारे दोस्त क्या सोचते हैं, उसके भी वीडियो आप देखिए और आप खुद अंदाजा लगाइए कि देश को किस तरफ ये लोग ले जा रहे हैं। नमस्कार, बात करेंगे बिहार की। उपेंद्र कुशवाहा, ऐसा लगता है कि कुछ जदयू के साथ नाराज हैं, या यूं कहें कि किसी के कहने के ऊपर जदयू के साथ नाराज हैं। लेकिन जो उपेंद्र कुशवाहा ने बात कही है पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस पे एनालिसिस आवश्यक है। उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे सीधे आरजेडी को शोषक वर्ग के तौर पे जोड़ा और यह कहा कि सत्ता में पिछले 35 सालों से नीतीश कुमार और आरजेडी की भागीदारी है, यानी लगभग 35 साल हो गए, लगभग 15 साल लालू प्रसाद यादव का और 20 साल अगर नीतीश कुमार के कहे तो। इन 20 सालों में जो आइडियोलॉजी रही है, जो कोर आइडियोलॉजी रही है दोनों पार्टियों की, वो सोशलिज्म रही है, समाजवाद रही है। और इस समाजवाद के नाम पे किसका शोषण हुआ और किसने शोषण किया, इस प्रश्न के साथ उन्होंने आरजेडी पे जबरदस्त हमला बोला है। जदयू एक तरफ कह रही है कि कार्रवाई करेंगे, मगर उपेंद्र कुशवाहा चाहते भी यही हैं कि उन पे कार्रवाई हो, ताकि जब वो जदयू से बाहर निकले तो उन्होंने हिस्टोरिक नीतीश कुमार के 1994 की रैली की बात की और कहा कि हमारा भी इस सामाजिक लड़ाई में हिस्सा है, बिना हिस्सा लिए ये छोटा भाई नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? वो इंगित करना चाहते थे कि हम जॉर्ज फर्नांडिस नहीं है या हम शरद यादव नहीं है। ऐसे नहीं होगा कि आप शरद यादव की तरह हमें हाशिए पे डाल देंगे, जॉर्ज फर्नांडिस की तरह हमें हाशिए पे डाल देंगे या आरसीपी सिंह की तरह बाहर निकाल देंगे। हम जाएंगे तो अपना हिस्सा लेके जाएंगे। कौन सा हिस्सा फिर लेके जाएंगे अगर वो जदयू में है तो? जदयू का जो कोर वोटर माना जाता है वो कोयरी और कुर्मी माना जाता है। इट मीन वो ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम कुशवाहा समाज को अपमानित करोगे तो हम अपना कुशवाहा समाज लेके जाएंगे। तो फिर अलायंस किसके साथ करेंगे? वो बीजेपी के साथ। अगर इतनी ही आसान होती तो मैं गणित को थोड़ा सा और उलझा देता हूं।
आज से 6 दिन पहले दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी की बैठक होती है। वहां पे नित्यानंद राय होते हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के यादवों के सबसे बड़े नेता में से एक रामकृपाल यादव होते हैं और रविशंकर प्रसाद होते हैं। कोर एजेंडा होता है और कोर एजेंडे में कहा जाता है कि ना 2024 में और ना ही हम 2025 में अलायंस करेंगे जदयू के साथ। इसके बाद नीतीश कुमार सामने आते हैं और नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं अलायंस में आज के बाद कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाएंगे और बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मगर ये लाइन तो आपको सुनी सुनी लगती होगी, क्योंकि उन्होंने एक बार सदन में यह कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। परंतु अभी नीतीश कुमार के पास विकल्प ही क्या है आरजेडी के अलावा, क्योंकि बीजेपी ने अपनी राह जो है वो तय कर ली है। बीजेपी की इस नए राह के साथ ही अगर चिराग पासवान है एक तरफ, तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा नजर आते हैं। वैसे सियासी गलियारे में बात यह भी चल रही है कि जीतन राम मांझी के बड़े बेटे जो है वो अमित शाह से मिल गए हैं। उम्मीद यह है कि उन्हें एक लोकसभा का टिकट मिल जाए। अब ऐसे में जब महागठबंधन का कुनबा दरक रहा है तो आरसीपी सिंह के बारे में भी बात कर लेते हैं। जब वो जदयू के अध्यक्ष थे तो उन्होंने हर जिले में अपने लोगों को जदयू में प्रमुख पद दिए थे। वो बस अमित शाह के उस इशारे का इंतजार कर रहे हैं कि कब उधर से हाँ हो दिल्ली से और मैं उन पूरे कोर कमेटी को लेकर के निकलूं और एक नया लव कुश समीकरण बने, और वो लव कुश समीकरण जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ होगा। बार बार उपेंद्र कुशवाहा जिस समता पार्टी की बात कर रहे हैं, ऐसा लगने लगा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का नाम समता पार्टी के ही इर्द गिर्द सोच रखा है। ऐसे में इंटरेस्टिंग लड़ाई होती जा रही है बिहार में, और बिहार को लेकर के द अभिषेक तिवारी शो में आपको आगे हम अपडेट करते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम। प्रशांत किशोर से हम जानना चाहेंगे कि आखिर इन्होंने 2015 में एक स्लोगन दिया था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब क्या देख रहे हैं आप? नहीं, मैंने ये कहा था बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, और उस नीतीश कुमार की एक पहचान थी जिन्होंने पद को छोड़ा था। उस नीतीश कुमार की ये पहचान थी कि उन्होंने एक साथ निश्चय का प्रोग्राम करने को एग्री किया था। अब वो नीतीश कुमार तो रहे नहीं, तो अब बिहार में बहार हो ये तो जानता नहीं हूँ। बिहार में मैंने उनको कहा है कि बिहार में अब फेविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर है वो नीतीश कुमार हैं, उसको फेविकॉल वालों को यूज करना चाहिए। और देश दुनिया में लोग मानेंगे कि भाई ऐसी राजनीतिक बाजीगरी कि सरकार चाहे कोई भी हो, उसका फॉर्मेशन कुछ भी हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पिछले 10 साल में उनका 6वां प्रयोग है, और एक ही चीज कांस्टेंट है, मुख्यमंत्री का कुर्सी और उस पर बैठे नीतीश कुमार। देखिए, उन्होंने कहा कि मुझे एबीसी नहीं आता है, अंडबंड बोलते हैं, ये सब ठीक है, मुझे एबीसी नहीं आता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बहुत ये दम भरते हो कि मुझे बहुत कुछ आता है। मुझे शायद जो थोड़ा बहुत आता है, जो बहुत भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है, मैं उसको बेहतर करने में लगा हुआ हूँ। मैं सोचता हूँ कि नहीं, मुझे बिहार को बेहतर समझना चाहिए, बिहार के लोगों को समझना चाहिए, और समझने के लिए मुझे और प्रयास करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर आकर डेरा डाल के बैठे हुए हैं। अगले एक साल तक पदयात्रा करेंगे, गांव गांव जाएंगे, लोगों से सीखेंगे, समझेंगे। लेकिन जो जनता के नजरिए से महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति कुर्सी पे बैठा हुआ है, जो मुख्यमंत्री है, 15 साल से 17 साल से मुख्यमंत्री है, उसे तो समझदार होना चाहिए, उसे A to Z ज्ञान होना चाहिए। नीतीश कुमार को तो A to Z पता है, तो कम से कम उन्हें अपनी जानकारी से लोगों को ये बताना चाहिए कि बिहार में व्यवस्था क्यों नहीं बदल रही है, बिहार उनके 17 साल के शासन के बाद भी क्यों सबसे गरीब और पिछड़ा है, बिहार में उद्योग क्यों नहीं लग रहे हैं, बिहार में बेरोजगारी का ये आलम क्यों है, बिहार से लोगों को पलायन क्यों। आप तो घूम रहे हैं जनता के बीच में, तो आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? कोई आप किसी नाई से आप मिल लिए थे? जो बात आपने बताई नाई वाली, उससे मैंने ये सवाल, किसी ने कहा कि भाई साहब बहुत होशियार बंदा, इससे पूछिए कि लालू जी और नीतीश जी के राज में क्या फर्क है। तो उसने जो बताया वो बड़ा मजेदार था कि साहब लालू जी और नीतीश जी के राज में कोई फर्क नहीं है, लालू जी के राज, दोनों में जनता का हजामत बना है, बिहार की जनता का हजामत तो दोनों में बना है। और फर्क इतना ही है कि लालू जी के राज में वो हजामत अपराधी बना रहा था और नीतीश जी के राज में वो हजामत अधिकारी बना रहे हैं। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो गन लगाकर लूटता था, और नीतीश जी के राज में जो अफसर है वो कलम लगाकर लूट रहा है। लालू जी के राज में अपराधी जो है वो सरकार से डरता नहीं था, उसी तरह जो नीतीश जी का राज है इसमें अफसर सरकार से नहीं डरता है। तो कहीं ना कहीं आज जो मैं देख रहा हूँ, सरकार नीतीश जी के प्रति जो इज्जत थी लोगों की, वो उसमें काफी परिवर्तन देख रहा हूँ, विश्वास या इज्जत उनके प्रति थी। दूसरा जो मैं देख रहा हूँ कि सरकार का इकबाल जो है,
तो दोस्तों, आपने बिहार की स्थिति भी देखी। क्या हम बिहार के ढंग पर भारत को फिर से उसी ढर्रे पर ले जाना चाहते हैं, या कोई नई दिशाएं जो हमारे पास खुली हैं उस पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं? हमें बहुत गंभीरता से सोचना है और राष्ट्रभक्तों के साथ रहना है। दोस्तों, इस राष्ट्र का भविष्य आप और हम सब मिलकर ही बना सकेंगे, लेकिन हमारी सोच जो है राष्ट्रवादी होनी चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए और भारत की आम जनता के लिए उसमें अच्छी भावना होनी चाहिए। दोस्तों, अब चलते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान, पीओके में। पीओके से हमारे दोस्त डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब पीओके का हाल बता रहे हैं, पाकिस्तान का हाल बता रहे हैं। वो एक अच्छा सा रेडियो स्टेशन भी चला रहे हैं, रेडियो हिमालय। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब के विचार बहुत ही सटीक है, प्रगतिशील है और बहुत ही ईमानदार है। जरा आप सुनिए वो पीओके में आज क्या परिस्थिति है, पाकिस्तान की क्या परिस्थिति है। देखते हैं वीडियो उसका। ये रेडियो हिमालय है। आज फरवरी 2023 की 10 तारीख और हमारे स्टूडियो की घड़ियों में शाम के 4 बजा चाहते हैं। अब आप डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा से खबरें सुनिए। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने 8 फरवरी को शाम 7:40 पर केज के इलाके में कायम पाकिस्तानी मरदूद फौजी चौकी पर रॉकेटों से हमला करके एक फौजी जहन्नुम वसाल कर दिया, जबकि कई दूसरे शदीद जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में कई देहात बर्फबारी की वजह से दुनिया से कट चुके हैं और गेहूं के कोटे में 3,60,000 बोरी की कमी के बाद पूरे खित्ते में गेहूं का बहरान इंतहाई शदीद हो चुका है। 20 किलो आटे की बोरी अब 4,000 रुपए में भी नहीं मिल रही और लोग आटे के डिपुओं पर लंबी लंबी कतारों में सर्दी में ठिठर रहे हैं, लेकिन आटा नहीं मिल रहा। यही हालत पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की है, जहां वादी नीलम में शदीद बर्फबारी के बाद कई इलाके 2-2 महीनों से दुनिया से कट चुके हैं और वहां खुराक का शदीद बहरान पैदा हो गया है। ये रेडियो हिमालय है। आज फरवरी 2023 की 11 तारीख और हमारे स्टूडियो की घड़ियों में शाम के 4 बजा चाहते हैं। अब आप डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा से खबरें सुनिए। गुज़िश्ता रोज सुबह 11 बजे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सरमचारों ने कोलू के इलाके बारेली के मकाम पर पाकिस्तानी मरदूद फौज के एक काफिले को रिमोट कंट्रोल बम से निशाना बनाया, जिसकी जद में आकर एक फौजी गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इसमें सवार मरदूद कैप्टन सगीर और मरदूद मेजर जवाद समेत 9 मरदूद फौजी जहन्नुम वसाल हो गए। हमले के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सरमचार बाहिफाजत अपने कैंप लौट गए। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने झाओ में यू फोन के मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टावर की सारी मशीनरी को आग लगाकर तबाह कर दिया। बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट की माहाना रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि जनवरी के महीने में पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान से एजेंसियों ने 41 अफराद को जबरी तौर पर लापता किया। इनमें 18 स्टूडेंट्स हैं, जबकि एक जर्नलिस्ट भी शामिल है। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने टीवी पे देखा कि महबूबा मुफ्ती दिल्ली में ये बयान जारी कर रही है कि कश्मीर में गुंडा राज चल रहा है, कि कश्मीर को अफगानिस्तान बनाया जा रहा है। ऐसा सफेद झूठ और हर एक मौके को नेगेटिव में तब्दील करने का जो फन है, जो आर्ट है, वो महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्लों से बेहतर कोई नहीं जानता। हम जानते हैं उनको, 75 साल से देख रहे हैं इन लोगों को और इन जैसे सियासतदानों को जिनका ताल्लुक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर से है, जिन्होंने आज तक हमारे लिए एक लफ्ज नहीं बोला। लेकिन उससे पहले कश्मीर को अफगानिस्तान बनाया जा रहा है। अभी जो बजट आया है इसमें 6,000 करोड़ रुपया तो सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट्स के लिए रखा गया है।
15,000 करोड़ तो सिर्फ बकरवाल, गुजर और दूसरे कबायलियों के लिए रखा गया है। 15,000 करोड़ 3 साल के लिए, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के कबाइल हैं वो भेड़ बकरियां चराते हैं, मवेशी चराते हैं, और वो एक जगह पे नहीं कयाम करते, वो घूमते फिरते रहते हैं, जम्मू जाते हैं, कश्मीर जाते हैं। उनके लिए जंगलों के अंदर मोदी जी टेलीकम्युनिकेशन, डिस्पेंसरी, स्कूल्स और दीगर सहूलियात जो है वो उनके लिए 15,000 करोड़ रुपया रखा है। अफगानिस्तान देखना है, गुंडा राज देखना है तो आओ पीओजेके में और गिलगित बल्तिस्तान में आके देखो गुंडा राज क्या होता है। जहां कोई एक लफ्ज पाकिस्तान के खिलाफ बोले तो वो गायब कर दिया जाता है, उठा लिया जाता है, गोली मार दी जाती है। गुंडा राज देखना है तो आके देखो कि किस तरह से हमारे इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जाता है और जाली असम्बलियां पाकिस्तान वहां पे बनवाता है। गुंडा राज देखना है तो आके देखो किस तरह से हमारे इंसानी हकूक की पामाली होती है, हमारे मुआशी हकूक की पामाली होती है। गुंडा राज देखना है तो आओ पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में। दोस्तों, आखिर में हम अपने स्थायी स्तंभ वंदे मातरम में आपको दिखाने के लिए ले जाते हैं। हाल ही में इसरो ने जो अंतरिक्ष यात्रा में फिर से अपना तिरंगे का झंडा गाड़ा, उसके बारे में एक छोटी सी उपलब्धि की वीडियो रिपोर्ट दिखाते हैं हम आपको। तो चलिए चलते हैं वंदे मातरम में और देखेंगे हमारी इसरो संस्था ने श्रीहरिकोटा से किस तरह संचार माध्यम के लिए एक बहुत बड़ा सफलतम अभियान चलाया और छोटे से लॉन्चर्स के द्वारा कितना बहुत बड़ा काम किया। दोस्तों, ये भारत की प्रगति के द्वार खोलने जैसा है और यही बात भारत को महाशक्ति बनाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। हम बड़े उत्साह के साथ आपको ये दिखा रहे हैं हमारी वैज्ञानिक उपलब्धि और हमारे वैज्ञानिकों का पराक्रम। तो देखिए वंदे मातरम में एक छोटी सी वीडियो रिपोर्ट। हैं प्रमोशन से जुड़ी सारी गतिविधियों को साझा करने के लिए SSLV D2 का प्रमोशन आज 10 फरवरी 2023 को सुबह 9:18 पर श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से किया जाएगा। इस मिशन में मुख्य उपग्रह EOS-7 के साथ साथी उपग्रह हैं जानस 1 तथा आजादी सेट। प्रमोशन की उल्टी गिनती 6.5 घंटे पहले शुरू हो चुकी है और सभी गतिविधियां अपेक्षित तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। अब हम प्रमोशन से 32 मिनट की दूरी पर हैं। The small satellite launch vehicle SSLV is the latest launch vehicle designed and developed by ISRO to deliver single or multiple nano, micro and mini satellites up to 500 kilograms into 500 kilometer planar orbit. SSLV is a 3-stage launch vehicle with all solid propulsion stages, and satellite insertion into the orbit is achieved through a liquid propulsion based velocity trimming module. SSLV is 2 meters in diameter and a height of 34 meters with liftoff weight of around 120 tons. SSLV being the younger sibling of the legendary PSLV, GSLV and LVM-3 has inherited best of the qualities of these three. However, it also offers certain new technology elements considering the functional requirements of its job. 2 new solid motors, SS-1 and SS-3, are now added to ISRO's fleet of solid motors. SS-1 motor is the 3rd largest solid booster of ISRO, while SS-3 motor is a new composite upper stage solid motor. SSLV vehicle is designed as a ready-to-transfer vehicle with standard interfaces for end-to-end industrial production. This flight of SSLV D2
shall demonstrate the design payload capability of the vehicle in low Earth orbit as well as multi-orbit launching capability through restart of velocity trimming module. SSLV provides low-cost access to space with a flexibility in accommodating multiple satellites. It also offers low turnaround time, launch-on-demand feasibility, minimal launch infrastructure requirements. Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) is deemed as the next workhorse rocket from ISRO, and it is expected to play a major role in the commercial small satellite launch services. अभी अभी आपने SSLV D2 का कर्टन रेजर वीडियो देखा। आपको प्रमोचक रॉकेट SSLV D2 के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। SS1 -10 minutes। यह प्रमोचक रॉकेट SSLV का प्रथम चरण है। वैसे तो SSLV त्रिचरणीय यान है। उसका प्रथम चरण SS1 है और इसके तीनों चरण SSLV के तीनों चरण ठोस नोदक पर आधारित चरण हैं। प्रथम चरण SS1 87 टन के ठोस नोदक से बना हुआ है। इसका व्यास 2 मीटर तथा ऊंचाई 22.5 मीटर की है। यह चरण 3 खंडों में बना हुआ है और कुल 2600 किलो न्यूटन का निर्वात प्रणोद उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। द्वितीय चरण को SS2 कहा जाता है। यह भी ठोस नोदक पर आधारित चरण है जो कि PSLV के HPS3 चरण का व्युत्पन्न चरण है। SS2 और SS3 क्रमशः 7.7 तथा 4.5 टन के ठोस नोदक वाले चरण हैं। SS2 और SS3 के बाद ऊपर की ओर पेलोड फेयरिंग और पेलोड फेयरिंग के अंदर मल्टी पेलोड अडेप्टर है जहां उपग्रहों को रॉकेट के साथ संयोजित किया जाता है। इस यान का एक मुख्य तंत्र VTM है जो कि वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल कहलाता है, जो उपग्रहों को अंतःक्षेपण से पहले निश्चित गति तथा अभिवृत्ति प्रदान करेगा। इस तरह SSLV की कुल उत्थापन भार करीब 120 टन की होती है। -40 seconds, -35 seconds, -30 seconds, time programs activated, -25 seconds, -20 seconds, -15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Beautiful launch of SSLV D2 EOS-07 on a bright sunny morning. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV D2 प्रमोचक यान का अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर SSLV D2 EOS-7 मिशन। We have confirmation from the Range Operations Director of the normal performance of Stage 1, which means close to 2,600 kilonewtons thrust. 87 tons of solid propellant burns for 115 seconds. भारत के आजादी के अमृत महोत्सव को दर्शाता भारत का एक और महत्वपूर्ण मिशन दिन के उजाले में दूर तक दिखाई दे रहा है। बहुत से दर्शक आंखों देखा अनुभव लेने यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। सभी की धड़कनें तेज। Shato is in main auto. Plus 1 minute. Apart from the launch-based radars, telemetry and tracking stations at Shar, Bangalore, Trivandrum are currently tracking. जैसे जैसे यान ऊपर जा रहा है हम देख रहे हैं
इसके सभी तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं और यान निर्धारित दिशा की ओर अपने आप को नियंत्रित करता हुआ आगे जा रहा है। The flex nozzle of stage is imparting the pitch and yaw control functions, whereas the roll control is by fin tip control. यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ On your TV screens, the simulation of the flight, the separation of SS1 will follow the ignition of second stage. कुछ ही क्षणों में द्वितीय चरण का प्रज्वलन हो प्रथम चरण को पृथक कर दिया जाएगा। Second stage ignited, first stage separated, 2C separated. द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। The second stage of the rocket has commenced its operation and the first stage has been separated. Performance normal. Burn time for SS2 is 124 seconds. This rocket stage with carbon fiber motor case contains 7.7 tons of HTP. Plus 15 minutes. Janus 1 satellite separated. Janus 1 के अंतःक्षेपण की पुष्टि की जा चुकी है, उसे सफलतापूर्वक उसके निर्धारित कक्षा में स्थापित किया जा चुका है। Janus 1 has also been separated, and separated. here we have Azadi All Sat 2 three separation satellites are also. separated. SSLV D2 EOS-07 mission accomplished. Handing over to mission director. सभी को बहुत शुभकामनाएं। मिशन इस तरीके से पूरा हुआ। SSLV D2 EOS-07 mission has been fully accomplished. With the successful launch of SSLV D2 EOS-07 mission, ISRO now has a new credible member in its launch vehicle family. Congratulations to Team ISRO. We are signing off from the commentary box. Do continue to join us for the address by Secretary DOS Chairman ISRO. शुभ दिन, नमस्कार। दोस्तों, ये नया उभरता भारत है जो आपने देखा, नई सोच वाला, हर तरफ से नए विचारों वाला और हर तरफ से आगे बढ़ता भारत, यही हमारा लक्ष्य है। राष्ट्रीय जागरण अभियान का यही लक्ष्य है और इस विचार समाचार पत्रिका का भी यही लक्ष्य है। तो दोस्तों, आज तो इतना ही। फिर से ब्रह्मनाथ के अगले अंक में आपसे मिलेंगे, कोई नई सोच के साथ, कोई नए विचार के साथ और कोई नए प्रश्नों के साथ। सुलझे हुए दोस्तों से बात करेंगे, आपको वीडियो दिखाएंगे और आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप भी इस विचार के साथ हमारे साथ जुड़िए। चलिए हम साथ साथ मिलकर इस देश को सही दिशा में, बौद्धिक दिशा में, सोच की दिशा में, ज्ञान की दिशा में आगे ले जाएं, उसके लिए साथ साथ आएं। आज तो इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।